हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनिसिया लाइव में। तो आज हम लोग ऋग वैदिक काल में आर्यों के जनजातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी सीजीएल सीजीएल एमटीएस सीपीओ तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स में जो जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, ऋग्वेद में जो इंद्र यानी इंद्र देवता जो थे उन्हें पुरंदर कहा जाता था या कहा गया, जिसका अर्थ था दुर्गों को तोड़ने वाला यानी जो किलों को तोड़ता था। ठीक है। आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें अर्थात जन थे। ठीक है, यानी 5 कबीले यानी जन थे, जिनका समुदाय समुदाय यानी जो ग्रुप होता था वो क्या बोला जाता था, पंचजन कहलाता था। और ये क्या थे, अनु, पुरु, तुर्वस, दुयु और यदु थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, भरत और त्रित्स आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। इस देश का नाम यानी भारत देश का जो नाम है इसी भरत कुल के आधार पर पड़ा। ठीक है, भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है हमसे कि इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी 10 राग का मतलब 10 राजाओं के बीच युद्ध। ठीक है। यह नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, यह युद्ध परुशणी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान में रावी नदी के नाम से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता कायम रही। ठीक है। तो परुशणी नदी को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जो हमारी सिंधु नदी है, जो वर्तमान में जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, वो पहले उसका नाम क्या था, ऋग्वैदिक काल में सिंध नाम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंध या हिरब। ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो झेलम नदी है उसे ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो गोमती नदी है वो गोमल के नाम से जानी जाती थी। व्यास नदी है जो वो विपाशा के नाम से जानी जाती थी। और जो सतलज नदी है वो सतुद्री के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, दशराग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में है ऋग्वेद के, या ऋग्वेद के किस मंडल पर है, तो 7वें मंडल में। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। अब यहाँ की जनजाति व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में होता था। ठीक है, जो प्रमुख होता था, है ना, वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो था वो आनुवांशिक हो चुका था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के ही वंश के राजा बनते थे। नेक्स्ट पॉइंट, राजा एक प्रकार का क्या होता था, मुखिया या सरदार था। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि उसे कबीलों से क्या लेनी पड़ती थी, सलाह लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट, कबीले की जो आम सभा समिति कहलाती थी, यानी जो आम सभा थी वो क्या कहलाती थी, समिति। अपने राजा का चुनाव करती थी समिति। वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीलों की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। नेक्स्ट, सभा समिति विद और जो गढ़ जैसे संगठन थे वो क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे और सैनिकों और धार्मिक कार्यों की देखरेख करते थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विद में भाग लेती थी। सभा, ऋग्वेद में सभा शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभे शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सभावती जो शब्द था वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, स्त्री सदस्यों के लिए, और जो सभे शब्द था वो किसके लिए, सभा के पुरुष सदस्यों के लिए। समिति, ऋग्वेद में समिति शब्द का जो उल्लेख है वो 9 बार किया गया है। ठीक है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व क्या, वो बढ़ता चला गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्री यानी ब्रह्म देवता जी की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। नेक्स्ट है हमारा विद। ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन सबसे अधिक था, क्योंकि ऋग्वेद में विद शब्द का प्रयोग लगभग कितनी बार हुआ, 122 बार हुआ। जबकि आरण्य ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग क्या होता चला गया, लुप्त यानी गायब सा होता चला गया। वेद को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया, जिसमें वृद्धों यानी बूढ़ों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। नेक्स्ट, दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था, पुरोहित होता था। नेक्स्ट, पुरोहित के बाद संभवतः सेनानी का स्थान था, जो भाला कुल्हाड़ी तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। युद्ध में प्राप्त भेंट लूट जो थी वो वस्तुएं कहाँ, वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। नेक्स्ट,
चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाजपति कहलाता था। परिवारों के प्रधान को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।